हाँ देखो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि दर्शाइए कि सदिश आई जे और के अक्षों के साथ, अब ओ एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक अक्ष हुआ, ओ वाई लिखा हुआ है मतलब वाई अक्ष, और ओ जेड मतलब जेड अक्ष। ये अक्षों के साथ बराबर कोण बनाते हैं ऐसा साबित करना है। तो ये तभी हो सकता है जब इनके दिक कोसाइन बराबर हो। तो आपको दिक कोसाइन निकाल लेना होगा, ठीक है। तो आपको ये निकालने के लिए एक्सरसाइज 10.2 है ना, तो दिक कोसाइन निकालने के लिए आपको दिक अनुपात की जरूरत होती है। दिक अनुपात किसे कहते हैं? आई जे और के गुणांक को कहते हैं। आई जे और के गुणांक को दिक अनुपात कहते हैं, यानी ए और बी और सी। तो ए और बी और सी का मान चाहिए, तो आई के साथ बताइए क्या है? एक, तो एक इसके साथ भी एक था, इसके साथ भी एक, इस तीनों के सहायता से एच निकल जाता है। एच का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √3 आ गया। अब ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। दूसरा चीज की दिक कोसाइन चाहिए हमको, तो दिक कोसाइन अगर आपको निकालना हो तो दिक कोसाइन किसे कहते हैं? कॉस अल्फा को। तो कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ए बाई एच। तो ए का मान 1 और एच का मान √3। अब आप गौर से देखिए 1/√3 ये आया। कॉस अगर बीटा निकालेंगे तो बी बाई एच, तो भी इसका मान 1/√3। कॉस गामा सी बाई एच, तो 1/√3। देखिए तो तीनों का मान बराबर है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अतः ये तीनों बराबर है ना, अतः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही ना सदिश था। अक्षों के साथ कैसा कोण बनाते हैं? समान कोण बनाते हैं। अगर ये बराबर आए तो, अगर ये भी नहीं बुझा रहा तो एक और तरीका है, कॉस को इधर कर दो तो कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। इसमें भी तो वही आएगा। तो अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, तीनों कोण का मान कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा। तो भी साबित हो जाता है कि अक्षों के साथ ये समान कोण बनाते हैं। हो गया, खत्म। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को आज सीखना है, सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र 10 क्लास में विभाजन सूत्र सीख चुके हो। m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, फिर m2y1 बटा में m2y1 प्लस m1y2 बटा में m1 प्लस m2, यही ना पढ़े हो। तो विभाजन सूत्र जो उसमें पढ़े हो वही इसमें भी पढ़ना है। बस करना कुछ नहीं, इसे सदिश रूप में बदल देना है। क्या सदिश रूप होगा? देखो केस वन, जब कोई रेखा होगी, जैसे मान के चलो ये रेखा है और इस रेखा का ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो, इसका निर्देशांक कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ax1 y1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक। और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, और इस जगह पर कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक क्या है? xy। तो सभी बच्चों को याद रहना चाहिए कि एक सदिश, एक बिंदु है तो उसको सदिश रूप में बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसको बोल सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, बोल सकते हैं कि नहीं? हम इसको बोल सकते हैं क्या चीज? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एगो z शामिल हो जाए तो z1 k कैप। तो आप मान के चलिएगा कि इसमें k भी शामिल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर ए। इसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। उसी तरह से ये बताओ वेक्टर बी बराबर क्या होगा?
x2 i कैप प्लस y2 j कैप। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसमें और ये जो देख रहे हो इसको x i कैप प्लस y j कैप बोलते हैं। इसको वेक्टर r, परिणामी सदिश इसको कहा जाता है, रिजल्टेंट, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर r से सूचित करेंगे। तो इतना बड़ा चीज जो देख रहे हो इसको सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर a पॉइंट है, ये वेक्टर b पॉइंट है और ये क्या है, वेक्टर r। समझ में आया? वेक्टर r का ही मान निकालना होता है। तो इसके मान को निकालने के लिए ये बिंदु p जो है इसको दो अनुपात में बांटता है, जिसमें से एक होता है m1 और एक क्या होता है m2। तो m1 अनुपात m2 हुआ। अब आप लोग केस 1 पढ़ रहे हो, केस 1 यानी कि विभाजन जो हो रहा है वो दोनों बिंदुओं के बीच में है ये बिंदु, तो इसको हम अंतः विभाजन बोलेंगे। यही बिंदु P बाहर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य विभाजन। तो केस 1 आपका है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिंदु P अंदर है। अब इस कंडीशन में आपसे बोला जाए कि बताओ वेक्टर r का मान क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल, वेक्टर r अगर आपको निकालना है तो m1 x2 लिखते थे ना, तुम x2 के बजाय डायरेक्ट क्या लिखोगे, वेक्टर b। तो m1 वेक्टर b प्लस m2 लिखोगे तब वेक्टर a इधर से ले लेना है और बाटा में क्या लिखना है, m1 प्लस m2। इसमें एक एक फॉर्मूले यूज करना है, यही बस। बोलो बुझाया कि नहीं? ये अंतः विभाजन सूत्र हो गया। इधर से m1 लेना है तो इधर से आपको क्या लेना है, वेक्टर b। समझ में आया ये वाला? और इधर से अगर m2 ले रहे हैं तो इधर से क्या लेना है, वेक्टर a। पहले कोई भी ले सकते हो, m1 लोगे तो वेक्टर b, m2 लोगे तो वेक्टर a, और नीचे क्या लिखोगे, m1 प्लस m2। बुझा गया? चलिए अब इसके बाद केस 2 देखिए। केस नंबर 2 कौन सा विभाजन होगा, बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का मतलब क्या हुआ समझो, पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी यहां पर है, सॉरी पॉइंट बी नहीं, पॉइंट पी, और पॉइंट ए यहां पे रहेगा। सॉरी पॉइंट ए उधर हो गया ना, पॉइंट बी यहां देखिए, ए और बी ऐसे था और बीच में पी आ रहा था। अब ए और बी के बीच में पी नहीं है, पी कहाँ है, इधर। तो हम लोग m1 किसको बोलते हैं, ए से लेके पी तक। तो ए से लेके पी तक में अब आप देखिए ये m1 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, m2। चीजें सब वही रहेगी, इसको वेक्टर ए बोला जाएगा, इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर आर। अब सभी बच्चे बताएं कि यहाँ पर m1 और m2 में बड़ा कौन है, m1 ऑलवेज ग्रेटर देन m2। इसमें यही खासियत है कि हमेशा पहला अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा, और इसमें कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई बड़ हो सकता है तो कोई छोटा, लेकिन इसमें m1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो बाह्य विभाजन कभी भी नहीं होगा। बाह्य विभाजन होने के लिए एक अनुपात का बड़ा होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, और वो भी पहला वाला बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आपको वेक्टर r चाहिए तो फॉर्मूला वही रहेगा, खाली प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। जैसे m1 ले लिए तो वेक्टर क्या लोगे, b, m1 वेक्टर b इधर से ले लिए, यहाँ वेक्टर b है, ठीक है। फिर माइनस m2 ले लिए तो यहाँ वेक्टर a, और बटा में m1 माइनस m2। बोलो बुझा गया? अब ये भी तो हो सकता है कि भाई दोनों बराबर हो। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब क्या हो, m1 बराबर m2, तो p को कौन सा बिंदु बोलेंगे, p को मध्य बिंदु कहते हैं। ये बात याद रहेगा, अगर ये और ये बराबर होगा तो इस ऑटोमेटिक p कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो m1 और m2 का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। कैसे?
तो मान के चलो m1 अनुपात m2 निकाल रहे हो, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो m1 का मान और m2 का मान, m1 बराबर m2 हो तो m1 बराबर m2 इक्वल टू कितना होगा। सोचो यहाँ एक रख के देखो तो वेक्टर r का मान क्या होगा, यहाँ वेक्टर b और वेक्टर a अब बटा में 1 1, तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटा 2। तब वेक्टर r को हम कौन सा बिंदु बोलेंगे, मध्य बिंदु। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए एक सवाल देख लेते हैं। अगर हम कहें बिंदुओं 4 1 -3 और 2 -1 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P या को एक बिंदु 2:1 में विभाजित करती है। एक में अंतः विभाजित करती है। तो उस बिंदु को ज्ञात करें। ठीक है, इस बिंदु को ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपका पहला बिंदु ही वेक्टर ए है, समझ में आया। तो पहला बिंदु वेक्टर ए है तो बोलो क्या लिखेंगे, 4i कैप प्लस में 1 है तो j कैप, -3 है तो -3 के कैप, हो गया। और दूसरा बिंदु वेक्टर बी है, कितना, 2i कैप -j कैप प्लस 3 के कैप, हो गया। 2:1, तो आपका m1 अनुपात m2 का मान क्या है, इतना दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, अंतः विभाजन जो बिंदु कर रहा है उसको निकालना है। तो आपका हाई रेखा हो गया, तो हाई ये वाला वेक्टर ए हो जाएगा और ये वाला वेक्टर बी, और एक बिंदु है जिसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर आर, और ये m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात क्या है, 1। तो आपको क्या चाहिए, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या है, m1 वेक्टर बी प्लस m2 वेक्टर ए बटा m1 प्लस m2। समझ में आया। मान रख दीजिए, m1 कितना, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो गुना, और वेक्टर ए नहीं वेक्टर बी, m1 हो गया तो वेक्टर बी है ये ना होगा, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप, यही था। देखो फिर फॉर्मूला में m2 वेक्टर ए तो प्लस m2 का मान 1 था, और वेक्टर ए 4i कैप प्लस j कैप -3k कैप, यही था। अच्छा 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1, अब गुना कर लो, कितना, 4i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप, गुना करो, 4i कैप प्लस j कैप -3k कैप बटा में 3, 4 4 8 i कैप -2 और j कितना हो जाएगा, -j कैप, 6 में से 3k कैप और बटा में 3 को सबके साथ बांट दो, 8/3 i कैप -1/3 j कैप, 3/3 करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, k कैप हो जाएगा। ये किसका मान हो गया, वेक्टर r। ये सदिश रूप में आंसर हो गया, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिंदु को ज्ञात करें। तो ये बिंदु नहीं, बिंदु सदिश है, आपसे जो पूछे उस हिसाब से आंसर तो ये भी हो गया। लेकिन अगर केवल बिंदु निकालना हो तब बिंदु निकालने के लिए सिंपल है, i के साथ जो है वही आंसर हो जाएगा। क्या है, 8/3 -1/3 और 1,
यही आंसर हो गया, और नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। सदिश रूप में पूछे तो ये आंसर, अदिश में पूछे तो ये वाला आंसर। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे सवाल बना लोगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाओ और ध्यान से सुनना। 15 नंबर में कह रहा है कि P मतलब ये वेक्टर A का मान हुआ और Q यानी वेक्टर B का मान, मिलाने वाली रेखा 2:1, ये M1 M2 हो गया। को अनुपात पहले क्या बोला है? अंत, तो अंत वाला फॉर्मूला लगा लेना। दूसरा वाला में बाह्य, तो खाली माइनस कर देना है बाह्य वाला। को बिंदु R का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मतलब बिंदु सदिश, यानी कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू निकालना है? वेक्टर R का मान। तब वेक्टर R का मान 2 गो होगा, एगो अंत में होगा, एगो बाएं में होगा, बन जाएगा। अच्छा 16 नंबर, 2 बिंदु दिया है, तो ये वेक्टर A हो गया और ये क्या हो गया? वेक्टर B। को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु इसका मतलब अनुपात क्या है? बराबर, तो सीधे सीधे वेक्टर A प्लस वेक्टर R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B और बटा में 2, तो जोड़ करके या 2 से भाग दे देना, आंसर हो जाएगा। अच्छा ये वाला सवाल, दर्शाइए कि बिंदु A B और C जिनके स्थिति सदिश, तो ये बिंदु दिया हुआ है, स्थिति सदिश आपको वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बिंदु है और ये बिंदु किसी समकोण त्रिभुज का है, तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर, और कर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना यह है कि ये जो देख रहे हो ना ABC, ABC में AB एक भुजा हो जाएगा, BC एक भुजा हो जाएगा, एक AC एक भुजा हो जाएगा। कितने भुजाएं हो गए? 3। तीनों में से ही ना कोई ऐसा होगा जो कर्ण का काम करेगा। कर्ण वही होगा जो सबसे क्या होगा? बड़ा, और बाकी जो 2 होंगे छोटे छोटे, एक लंब हो सकता है और एक आधार, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? कर्ण। अब सोचना यह है कि हम कर्ण निकाले कैसे? तो AB BC AC में से ही कोई है, तो मान के चलो तुम AB निकालना चाहते हो, AB का लंबाई निकालना चाहते हो। यहाँ अब सदिश वाला बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ लंबाई से मतलब है। दिया सदिश में है, लेकिन समकोण त्रिभुज का पहचान बिना लंबाई से होगा नहीं, तो यहाँ पे अब वेक्टर को खत्म करना होगा तुम्हें, और इसके लिए तुम्हें ध्यान देना है। AB चाहिए तो A और B पर जाओ, देख लिए, और करना यह है कि B से A घटाना है, मतलब 2 से क्या घटाना है? 3। समझ में आया? 2 से 3 घटाओगे तो बोलो किसका मान मिलेगा? I के साथ जो आएगा वही। अच्छा अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब तुम घटाते हो, 2 से 3 घटाते हो, तो आई कैप लिखते हो ना, लेकिन हमें आई कैप की तो जरूरत है नहीं। अच्छा लास्ट में जो भी आंसर आएगा, लास्ट में तो स्क्वायर ना करोगे वेक्टर हटाने के लिए, माने AB, ये जो तुम निकाल रहे हो असल में तुम वेक्टर AB निकाल रहे हो, और तुम्हें चाहिए क्या चीज? AB। हमको वेक्टर से तो मतलब है नहीं, तो क्या जरूरी है हम वेक्टर और आई लिखें? डायरेक्ट AB लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे समझो, अब हो गया। यहाँ पे बहुत ही आसान, तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 से 3 घटा करके स्क्वायर कर लेना है, फिर -1 से -4 घटा करके स्क्वायर कर लेना है, और 1 से -4 को घटा करके स्क्वायर करके रूट कर देना है। बोलो समझ में आया? इससे किसका मान मिला? AB का। वैसे ही अगर BC निकालना हो तो कैसे निकालोगे? BC निकालना हो तो C से B घटाओ और स्क्वायर कर लो, ठीक है। और फिर क्या निकालोगे? AC। 3 वो मान निकालोगे, सबसे बड़ा वाले को कर्ण लिख देना, अब बाकी दोनों को क्या लिख दोगे? एगो लंब एगो आधार। बस अब चेक करना है, लास्ट में क्या चेक करोगे? कर्ण का स्क्वायर कर लेना, लंब का भी स्क्वायर कर लेना, और आधार का भी स्क्वायर कर लेना। किसको जोड़ोगे? लंब के स्क्वायर को और आधार के स्क्वायर को। अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गया तो लिख देना कि यह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। बुझा गया? नहीं आया तो नहीं आया तो इसका मतलब तुम गलती किए हो, क्योंकि ये सवाल वाला बेवकूफ थोड़ी है कि दर्शाने के लिए देगा। दर्शाना मतलब कि सिद्ध करना, तो ये है जरूर आपको सिद्ध करना है।
बोलो कर लोगे अब? 18 नंबर। देखो हम चाहते तो जितना देर समझाने में टाइम लिए उससे कम समय में बना देते। तो दोनों में फर्क समझ में आया? क्या फर्क समझ में आया? हम बना देंगे उससे ज्यादा इफेक्टेबल होगा कि आप बनाए। समझ में आया? अगर फिर भी नहीं बना तो हम बना देंगे। 18 ये त्रिभुज नियम पर है। त्रिभुज नियम, तो त्रिभुज नियम बताए थे। त्रिभुज नियम में आपको बोले थे कि जैसे आप ए से बी की तरफ जाइएगा, बी से सी की तरफ, है ना, तो ये वाला उल्टा हो जाता है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है? ए सी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी, ये त्रिभुज नियम होता है। अच्छा देखो इसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर 0। एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर मन है कि इस माइनस को हम प्लस बना दें तो कर सकते हैं। कैसे? खाली इसके क्रम को चेंज करके, सी ए ऐसे करके। समझ में आया? अगर इसके क्रम को चेंज कर दीजिएगा तो विपरीत सदिश हो जाएगा और एक और माइनस लग जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये ऑप्शन में चेक कीजिए, ए बी बी सी सी ए, ऑप्शन सी। देखो ना आंसर दिख रहा है सामने, ऑप्शन नंबर बी। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ऑप्शन नंबर ए। बुझाया? तो आंसर क्या? हाँ, सी क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। और जबकि जब एसी रहे तभी माइनस हो सकता है, एसी रहे तभी माइनस हो सकता है। समझ में आया? और सी ए होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बुझा गया? बी, बी क्यों नहीं होगा कारण समझिए। एसी के आगे क्या लगा है? माइनस, जबकि एसी के आगे क्या होना चाहिए? अच्छा ये तो ठीक है। आगे यहाँ देखो, वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी और माइनस में क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए सी। तो ए बी बी सी माइनस ए सी, ए बी बी सी वेक्टर माइनस ए सी। एक मिनट, गलती, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, देख लेते हैं। अरे भाई ये बहुत अच्छा बात बताई है, हमको बताना कि सत्य कौन नहीं है। समझ में आया? हम सत्य खोज रहे थे, सत्य की तलाश में। गलत कौन है? बाकी सब सही है ना, क्योंकि बीसी का उल्टा करोगे सीबी तो ये भी सही है। ए बी और डी सही है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अरे तो हम यहाँ नहीं पढ़े, कबे से बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे कि सर क्या क्वेश्चन है ना।